हाँ, डराने की कोशिश होती है, धमकाने की कोशिश होती है, गरीबों को बुलडोजर दिखाकर। गूगल पे देख लीजिए गाजीपुर पे मेरी जात और धर्म के मानने वालों की औकात क्या है। हमें यह गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कोई एक पार्टी अपने राज्य में कर सकती है, किसी विशेष राज्य में कर सकती है, लेकिन पूरे देश में कर लेगी यह संभव नहीं है। नमस्कार, न्यूज़ 24 यूपी उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। आज जो हमारे साथ शख्स मौजूद है वो बसपा नेता अफजाल अंसारी, जिनकी पूर्वांचल की राजनीति में अच्छी खासी पकड़ है। एक तरह से कहा जाए तो पूर्वांचल की राजनीति में उनका सिक्का चलता है। वो कई बार विवादों में भी रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद वो राजनीति में बने रहे। तो चलिए अब उनके आगे का प्लान क्या है, ये सारी बातें आज उन्हीं से खुद जान लेते हैं। अफजाल अंसारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी फरमाइए। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि आपकी संसद सदस्यता बहाल हो गई, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? हाँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तो चुनाव लड़ने के लिए हमें योग्य बना दिया और लोकसभा से भी अधिसूचना जारी हो चुकी है, तो अब चुनाव तो लड़ेंगे। जनता भी चाहती है कि चुनाव लड़े। गाजीपुर के आम लोग, उनकी ये ख्वाहिश है। जिस तरह से पिछले दिनों सरकार के तंत्र का मिसयूज करके योजना के तहत हमारे लिए बाधाएं खड़ी की गई, उससे जनता में बहुत ज्यादा आक्रोश है, सहानुभूति है हमारे लिए, और पब्लिक भी चाहती है कि आप चुनाव लड़ें और अब कानून के हिसाब से भी योग्य हैं चुनाव लड़ने के लिए। बिल्कुल। तो अगला सवाल ये है कि गाजीपुर में मुसलमान कम, तो फिर क्या अदर वोटर्स भी आपके साथ हैं गाजीपुर में, जो आप गाजीपुर में जीत जाते हैं? देखिए ये एक लंबी कहानी है। गाजीपुर पूर्वांचल की धरती पर कौम और जाति के पैमाने पर आकलन नहीं किया जा सकता राजनीति का। ये क्षेत्र जब देश गुलाम था तब भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बड़े आंदोलन खड़े हुए और बड़ी कुर्बानियां दी हैं यहाँ उस दौर में इस क्षेत्र के बुजुर्गों ने। देश आजाद होने के बाद इस क्षेत्र के नौजवानों के भविष्य के लिए जो शिक्षा का प्रबंध, जो खेल के साधनों का प्रबंध और जो अन्य जो विकास की पहचान बनाने में सहयोगी बने, इस तरह के तमाम मामलों में गाजीपुर उपेक्षित रहा है। हम 40 सालों से इस तरह की चुनावी राजनीति में सक्रिय हैं। सामाजिक कार्य में तो 1975 से है, 50 साल होने को है, लेकिन चुनाव तो 1984 से लड़ते हैं, 85 से लड़ते हैं, और निश्चित रूप से इस क्षेत्र में माइनॉरिटी की आबादी मात्र 9% है। तो अब जैसे जैसे कुछ ऐसे राजनीतिक स्वार्थी लोग हैं जिन्होंने यह प्रयास किया कि पूरे देश के माहौल में धर्म को राजनीति की ढाल बना लिया जाए और धर्म की ढाल के पीछे खड़े होकर राजनीति किया जाए, उसके बावजूद महान जनता पूर्वांचल की इस तरह के सारे प्रयासों को विफल करती रही है, आगे भी करेगी। बिल्कुल। तो जी हाँ, आप बताएं। अगला सवाल यह है कि आपकी छवि को बहुत जगह गलत तरीके से क्यों देखा जाता है? एक टैग जो आपके नाम के आगे लगाया जाता है बाहुबली का, वो क्यों लगाया जाता है? देखिए, मीडिया के बंधुओं की मेहरबानी है। इस देश में विशेषाधिकार प्राप्त है मीडिया के बंधुओं को कि वो जिसे चाहे जो खिताब दे दे।
उन्हीं का शिकार मैं भी हूँ। आपकी निगाह में बाहुबली हूँ, लेकिन पे आइएगा, माफ कीजिएगा, लेकिन कई जगह से धरातल पे भी लोग ऐसी बातें करते हैं, इसलिए ना चाहते हुए भी मीडिया पे भी ये आता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैंने कहा कि माफ कीजिएगा, जी, कई जगह से लोग जो बात कहते हैं वहां सत्य की खोज होनी चाहिए। एक व्यक्ति जो 40 सालों से ऐसे क्षेत्र में जहां उसकी कौम जात की आबादी मात्र 9% है, वो कैसे कैसे महारथियों को जनता से ऊर्जा लेकर के और कैसे कैसे महारथियों को इस लोकतंत्र की व्यवस्था में धूल चटाता है, चुनाव हराता है, तो सहन तो नहीं हो पाता उन लोगों को। और जब ऐसे लोग जिनका साधनों पर कब्जा है, वो लोग इस तरह का बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं, वो कर लेते हैं। आप जो कहा धरातल पर, तो धरातल पर अगर ऐसा होता तो जिस जमाने में हमने राजनीति शुरू की थी, हमारे कोई साथी उस समय के अब कहीं आसपास दिखाई नहीं देते। प्रधानी के चुनाव में एक बार से दूसरी बार रिपीट करना बड़ा मुश्किल काम है, और वो भी ऐसे क्षेत्र में। मैं 5 बार इस सीट से लगातार विधायक रहा हूं, 5 चुनाव लगातार जीता, और 2 बार मोदी जी के आंखों के तारे हैं मनोज सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं मनोज सिन्हा। कैबिनेट जो केंद्र सरकार की कैबिनेट है, उसमें रेल मंत्री, संचार मंत्री और डाक एवं पोस्ट विभाग के मंत्री, विकास पुरुष की संज्ञा दी गई है, आप जैसे मीडिया के साथियों ने दी है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोग हारते हैं तो लाखों के अंतर से हारते हैं। पहली बार मुकाबले में वो 2,27,000 वोट से हारे, दूसरी बार के मुकाबले में केंद्र में भी सरकार दोनों बार, उस समय यहां राजनाथ सिंह थे प्रदेश में और केंद्र में अटल जी की सरकार थी, और इस समय योगी जी थे मुख्यमंत्री और वहां नरेंद्र मोदी की सरकार थी। तो बाहुबल तो वजह नहीं बन सकता, संभव ही नहीं। हाँ, डराने की कोशिश होती है, धमकाने की कोशिश होती है, गरीबों को बुलडोजर दिखाकर और इस तरह से दहशत पैदा करने की कोशिश होती है। लेकिन आम इंसान जानता है कि एक दिन फैसले का उनका भी होता है, और तब वो अपने दिल में जिसकी सूरत और मूरत बैठा के रखा है, वो उसके हक में खड़ा हो जाता है। इस बार भी बहुत अपने मॉडल का प्रचार लोग कर रहे हैं। ये सारा मॉडल इस्तेमाल कर लें, ये सारा मॉडल पहले भी इस्तेमाल हुआ है, फिर इस्तेमाल कर लें। अगर इस मॉडल से गाजीपुर की जनता खुश है तो उसका भी परिणाम सामने आएगा, और इस मॉडल को पहले की तरह से फिर जनता खारिज करती है और उसके बाद भी अभी उस मॉडल की चर्चा होती है, तो ये आप लोगों की मेहरबानी है, ये आप लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त है, जिसको चाहिए कह दीजिए आपके जुबान से। अगर आप गाजीपुर से चुनाव लड़ते हैं तो बसपा से लड़ेंगे या फिर कोई और पार्टी? बहुत सी चीजें हैं जो अभी दिखाई दे रही हैं, वहीं तक आप भी सीमित रहें तो अच्छा है, और आगे क्या भविष्य होगा इसकी चिंता छोड़ दीजिए। गाजीपुर की जनता के मन और मिजाज के अनुसार मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। गाजीपुर की जनता चाहती है आप चुनाव लड़ें। पिछला चुनाव बहुजन समाज पार्टी का सिंबल था और समाजवादी पार्टी से गठबंधन था, और गठबंधन के कैंडिडेट की हैसियत से मैं लड़ा और जीता भी। मेरे लिए वोट मांगने आदरणीय कुमारी बहन मायावती जी भी सभा करने आई थी, और अखिलेश यादव जी भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी भी आए थे, और बहुत ही अच्छा चुनाव हुआ था पूर्वांचल का ये चुनाव। आप बनारस के बगल में है गाजीपुर, कभी चौहद्दी देख लीजिए आकर के और फिर बात करिए गाजीपुर क्या है।
और गूगल पे देख लीजिए गाजीपुर पे मेरी जात और धर्म के मानने वालों की औकात क्या है। निश्चित रूप से आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि धर्म जाति से ऊपर उठकर यहाँ समाज के हर वर्ग के लोग हमारे पक्ष में खड़े होते हैं, तब लाखों से फैसला होता है। जी। आपकी लोकसभा की वो संसद सदस्यता जो रद्द हुई थी, क्या ये राजनीति से प्रेरित है? अब आपको मालूम है कि हमारे देश में एक कानून बना हुआ है, बहुत डीप में जाएंगे तो वो भी बता दूंगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले ये था कि, और होना भी यही चाहिए, देश में यही कानून था कि यदि किसी सदस्य को सजा हो जाती है ट्रायल कोर्ट से, तो उसे अवसर होता था कि वो अपील कर ले, और अपील के परिणाम आने तक उसे सजायाफ्ता मान के उसके साथ दंड शुरू नहीं किया जाता था। बीच में ये अमेंडमेंट हुआ और इसको इस तरह कर दिया गया कि जिस दिन सजा का ऐलान होगा, या मजिस्ट्रेट की कोर्ट से हो या सेशन कोर्ट से हो, यानी ट्रायल, तुरंत अगर वो 2 साल तक की या उससे आगे की सजा है, तो अगर वो व्यक्ति एमपी है, एमएलए है, एमएलसी है, राज्यसभा का एमपी है, तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। आपको याद होगा जब ये पहली बार ये व्यवस्था लागू हुई, तो उस समय इसके पहले शिकार माननीय लालू जी हो गए थे, और उसके बाद रशीद मसूद साहब इसके शिकार हुए। अब क्या कहा जाए, विडंबना, खुद राहुल गांधी भी इसके शिकार हो गए। इस कानून को लागू कराने में सबसे बड़ा तो उन्हीं का योगदान था। अब वो भी इसके शिकार हो गए, हम भी उसके शिकार हो गए। तो जब 2 साल या उससे अधिक की सजा होगी, तब सदस्यता रद्द हो जानी है, और जैसे ही ऊपर की अदालत से उस सजा के आदेश को निलंबित किया जाएगा अपील के डिसाइड होने तक के लिए, वैसे ही उसकी सदस्यता फिर बहाल होती है। यही मेरे केस में भी यही हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ शर्तों के साथ उसको निलंबित कर दिया है, उस सजा के आदेश को, अपील के निस्तारण तक। जी, आपके परिवार के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, संपत्ति जब्त हो रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस पे हम क्या कहना चाहेंगे, इस पे पूर्वांचल और गाजीपुर की जनता क्या कहना चाहेगी, ये 2024 के चुनाव में अंदाजा हो जाएगा। हमारे साथ जो कुछ भी सत्ता की शक्ति का दुरुपयोग हुआ, मेरे पीछे इनकम टैक्स लगाए गए, इनकम टैक्स की नोटिस आई, 18 महीना मैंने इनकम टैक्स वालों को झेला, और रिजल्ट आया कि 2 रुपया संस्था में आप जमा कराइए, 2 रुपए का मैंने कम रिटर्न फाइल किया, 2 रुपया। जब रोज के थक गए इनकम टैक्स के लोग, तो उसके बाद सीबीआई लगाई गई। सीबीआई का नतीजा भी जब न्यायालय से सामने आ गया, पाक और साफ करके मान करके, मेरे विरुद्ध आरोप ऐसे नहीं है जिससे इनके विरुद्ध कोई सजा की कार्रवाई की जाए, मुझे दोष मुक्त कर दिया गया। तब ईडी लगा दी गई, 1.5 साल तक ईडी पीछा करती रही, घर की तलाशी भी ली, 5 बार मुझको बुला करके मेरे से पूछताछ की गई। अब ईडी को भी कोई जगह नहीं मिली। अब एक लोकल पुलिस होती है, दफा सरपट है इसके पास, ये किताबों में नहीं मिलेगा, न आईपीसी में न सीआरपीसी में। तो यूपी पुलिस का जो दफा सरपट है, जिसको जो चाहे और जिस तरह चाहे वो फंसा सकती है, वो जेल भेज सकती है। 23 साल पहले के मुकदमे को पलट सकती है और 23 साल बाद उल्टा मुकदमा लिख सकती है। तो उसका शिकार हूं, जनता जानती है, और जनता इंतजार कर रही है कि वो दिन, वो घड़ी कब आएगी कि हम फैसला दे करके बताएं कि ये बाबा, ये तुम्हारा बुलडोजर है, और ये तुम्हारी सरकार की पुलिस और प्रशासन और ये तंत्र, जिस तरह से हम एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं जो जनता के दिलों में बसे हुए हैं। हमारे पूर्वजों ने देश की आजादी की लड़ाई में बलिदान दिए हैं, 12 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। आप एंकर हो, उत्तर प्रदेश में चिराग लेके खोज के बता देना किसी परिवार में
कि नेहरू जी के परिवार को छोड़िए या एक आध परिवार, तो कोई बता दीजिएगा कि इस परिवार में 12 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है जिन्होंने देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दी, जेल गए, कोड़े खाए, और उसके बाद जब देश आजाद हो गया तो देश की सीमाओं की रक्षा में बलिदान दिया। कश्मीर की सीमा पर ब्रिगेडियर उस्मान साहब नौशेरा को फिर से जीतने के लिए, झांगर घाटी को फिर से भारत का अंग बनाने के लिए, और वो शहीद हो गए। और हम उस परिवार के आज वंशज हैं, और हमको आप या इस दौर की जो मीडिया है वो हमको आप जो कह लो, देशद्रोही कह लो, बाहुबली कह लो, जो चाहे कह लो, हम ऐसा कह रहे हैं आपको जानती है और जनता को पता है, और नहीं तो नामो निशान मिट गया होता। मैं एक पहचान हूं और तब जीवित हूं, ये पहचान बना के रखूंगा कि जुल्म और अत्याचार या व्यक्ति करे या कोई सत्ता के दुरुपयोग से किया जाए, उसके आगे नतमस्तक होने वाला नहीं हूं। संघर्ष करता हूं, गरीबों के हितों की लड़ाई लड़ता हूं और अंतिम सांस लड़ता रहूंगा। ठीक है, अब 24 की चुनाव की बात हुई है तो अगला सवाल ये पूछ लेती हूँ कि क्या इंडिया गठबंधन एनडीए को टक्कर दे पाएगी? क्या लगता है आपको? अब टक्कर आप लोग दिलवा कहां रही हैं? आप लोग तो 400 सीट, जितनी भी गोदी मीडिया है इस देश की, वो 400 सीटों की बात कर रही कि भाजपा का लक्ष्य 400 सीट। आपको पता होगा, हम बताना नहीं चाहते, लेकिन आपको खुद पता है कि 543 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से 197 लोकसभा की सीटें जो 7 राज्यों में हैं, वहां बीजेपी तो नामांकन दाखिल करने की औपचारिकता बस करेगी, एक सीट नसीब नहीं होगी। कहां चुनाव लड़ेगी? हम बता दें आपको, केरल की 20 सीट है, 39 सीट तमिलनाडु में है, 25 सीट आंध्र प्रदेश में है, 17 सीट तेलंगाना में है, 13 सीट पंजाब में है, 40 सीट बिहार में है, 42 सीट बंगाल में है। कहां चुनाव लड़ेंगे? ये 200 सीटों में तो औपचारिकता करें नामांकन भरने की, बच गई जो 343 सीटें। इन 343 सीटों में महाराष्ट्र है, जहां 48 में 42 इनके खाते में थी। इस 342 सीटों में कर्नाटक है, जहां 28 में 26 इनके पास थी। इस 343 में मध्य प्रदेश है, जहां 29 में 28 इनके पास थी। इस 343 में हरियाणा में 10 में 10, दिल्ली में 7 में 7, उत्तराखंड में 5 में 5। अब कहां जीतेंगे? 26 है गुजरात में, पहले भी 26 थी। राजस्थान में 25 है, 25 पहले भी थी। अब क्या सीट बढ़ जाएगी? सीट तो बढ़ेगी नहीं। जी, तो आप किस तरह से देखते हैं इंडिया गठबंधन का भविष्य? एक तरफ मायावती चुनाव लड़ेंगे, दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने भी ऐलान कर दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ये इंडिया गठबंधन में जो भी घटक दल हैं, अपने ऊपर ये कहते हैं कि हमें यह गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कोई एक पार्टी अपने राज्य में कर सकती है, किसी विशेष राज्य में कर सकती है, लेकिन पूरे देश में कर लेगी यह संभव नहीं है। तो साथ आना है, पहले साथ आकर के लड़ेंगे तो 200 से नीचे चली जाएगी भाजपा। और गठबंधन नहीं हुआ, चुनाव हो गया जी, तो आप बताइए, उसके बाद भी बिहार की जो तस्वीर है, 5 सीट भी निकालना मुश्किल है एनडीए को। आज एनडीए में है कौन है एनडीए में? जिन तस्वीरों को देखेंगी पता चलेगा, किसी के पास एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, किसी के पास एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं। जो कुछ एनडीए है खुद भाजपा है। अब अकाली दल रहा नहीं जिसके पास मेंबर थे, अब शिवसेना वो रही नहीं जिसके पास मेंबर थे, अब जदयू रहा नहीं जिसके पास मेंबर थे। ये सब बड़े जो एनडीए के घटक दल थे वो सब अलग हो चुके हैं। चंद्रबाबू नायडू भी इनसे पीछा छोड़ा चुके हैं, कोई भी तो साथ नहीं है। जयललिता जी की भी पार्टी इनसे अपने को अलग कर चुकी है। कहां है? अब एक भौकाल है
ये अंदर से सबको पता है कि बीजेपी यह चुनाव हार रही है, लेकिन सबसे बड़ा कवच इनका जो है वो इस देश की गोदी मीडिया है, जो कवच बन के, ढाल बन करके इस हकीकत को छुपा करके कि पब्लिक को ये सच्चाई न पता चल सके और ये इधर उधर ध्यान भटका के और तमाम ऐसे काम जिस सवाल पर जनता सुनना चाहती है कि भाई बेरोजगारी के सवाल पर आप क्या करोगे, आपने कहा था 2 करोड़ लोगों को काम देंगे, कहां गया? आपने कहा था विदेशों से काला धन लाएंगे, आपने कहा था 100 दिन में गरीबी से मुक्त कर देंगे, महंगाई से मुक्त कर देंगे। आपको पता है कि जिस दिन ये सत्ता में आए उस दिन 49 लाख करोड़ रुपया मात्र इस देश, मात्र इसलिए कह रहा हूं कि 49 लाख करोड़ रुपया 47 से लेकर के और 2014 तक भारत के ऊपर कर्ज था, और 2014 से अब 2023 के मध्य अब ये कर्ज 205 लाख करोड़ रुपया हो गया। 155 लाख करोड़ रुपया अकेले मोदी जी अपने 9 साल के 9.5 साल के कार्यकाल में कर्ज ले लिए। हाँ, फल फूल भी रहे लोग, इस देश के बड़े बड़े उद्योगपति फल फूल रहे हैं, अदानी फल फूल रहे हैं, सारे हवाई जहाज के अड्डे, रेल के स्टेशन, तमाम पोर्ट जहां बंदरगाहें हमारी बड़ी बड़ी हैं, सब प्राइवेट हाथों को दिए जा रहे हैं। बैंक बर्बाद हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, बैंकों को प्राइवेट, अब शिक्षा प्राइवेट हाथों में देने जा रहे हैं, बिजली प्राइवेट हाथों में इन्होंने दे दिया। आप अपने बीएसएनएल को जो गवर्नमेंट का था, सिन्हा जी जिसके मंत्री थे, जिसको कहा जाता है विकास पुरुष है, विनाश किया इन्होंने संचार व्यवस्था का, भारत के जो हमारा बीएसएनएल का था। कोई भी एक हिंदुस्तानी बीएसएनएल का सिम लेकर के और अपना काम नहीं चला सकता, उसको जियो लेना ही पड़ेगा, ओडा लेना ही पड़ेगा, आइडिया लेना ही पड़ेगा, एयरटेल लेना, कोई ना कोई एक दूसरा प्राइवेट सिम। तो प्राइवेट लोगों को आप ताकत दे रहे हो, देश की आम जनता को मार रहे हो। रेल का किराया इतना महंगा हो गया, जहाज से भी ज्यादा महंगा है। ये जो नई नई ट्रेनें आप चला रहे हैं, तेजस चला रहे हैं, वंदे भारत चला रहे हैं, इसमें बैठ पाना एक साधारण हिंदुस्तानी को, एक साधारण इंसान को, एक मिडिल क्लास के आदमी को संभव है? डिग्रियां ले लेके नौजवान घूम रहे हैं, उनके पास रोजगार नहीं, माँ बाप के सामने वो आते हैं तो शर्मिंदगी से निगाहें नीची कर लेते हैं, उनसे खेत में काम हो नहीं रहा, मजदूरी कर नहीं पा रहे हैं, और पढ़ लिख लिए हैं, नौकरी मिल नहीं रही, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो ऐसी दिशा में देश को गर्त में पहुंचा दिया इन लोगों ने। अब आप पूछिए और क्या सवाल है? आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन जो सच्चाई है मैं बता रहा हूं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, जो आपके हिसाब से जो सच है तो वो तो आप बोलेंगे ही ना। अगला सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि मायावती जी अकेले चुनाव लड़ रही हैं, मकसद तो सबका एक ही है, एनडीए गठबंधन को हराना, फिर वो इंडिया के साथ क्यों नहीं आती? नहीं, आप बात हमारी सुनिए, मकसद आप मत तय कीजिए कि मकसद सबका यही है कि इंडिया गठबंधन को हराना, एनडीए गठबंधन को हराना। अभी जी ने वक्ती तौर पे जो ऐलान किया है वो यही ऐलान है कि वो अकेले लड़ेंगी, लेकिन रणनीति के बारे में बहुत कुछ कहना ठीक नहीं है। नेतृत्व जो रणनीति अपना रहा है, इस रणनीति पे कई बार अपने विपक्षियों को इस तरह से परास्त किया गया है। इतिहास उठा के देख लीजिएगा, जिस दिन माननीय अटल बिहारी जी की सरकार उसी सदन में, पार्लियामेंट में 1 वोट के अंतर से हारी थी, वो 1 वोट किसका था? वो अंत में लिया गया फैसला किसका था? किसके फैसले ने मजबूर किया था भारत के प्रधानमंत्री को 13 दिन बाद जाके राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपने के लिए? अभी बहुत मुगालते में रहने की जरूरत नहीं है। वो एक परिपक्व नेता हैं, अपनी पार्टी के हित में, जो देश के हित में, जो लोकतंत्र के हित में, जो गरीबों और बहुजनों और सर्व समाज के हित में अच्छा फैसला होगा वो लेगी। बिल्कुल। अभी आपको क्या लगता है, क्या खास रणनीति बनाने की जरूरत है इंडिया गठबंधन को? नहीं, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, न मेरे उसका
मैं उस लेवल का नहीं हूं, मैं बहुत नीचे लेवल का, वो बड़े नेताओं से पूछिएगा। ठीक है, तो आखिरी सवाल पूछती हूँ आपसे कि पीएम मोदी और सीएम योगी राजनीतिक विरोधी है, लेकिन क्या कुछ एक भी बात अच्छी है उनमें जिससे विपक्षी गठबंधन को सीखना चाहिए उनसे? अलग अलग लोगों को अलग अलग अदाएं पसंद हैं। बहुत से लोगों को ये पसंद है कि सारे धर्माचार्यों को दरकिनार कर दो। धर्म की 4 ही पीठ है, चारों पीठों के शंकराचार्यों को भी, आदरणीय शंकराचार्यों को भी दरकिनार कर दो जी। और कुछ अपने राजकाज में तो आप कर ही रहे हो, अब धर्म के काम को भी आप अपने हाथ में ले लो, तो आपको अच्छा लगता है, कुछ भक्तों को भी अच्छा लगता है। योगी जी जो बोलते हैं, जो करते हैं जी, हो सकता है गोदी मीडिया अच्छा लगता हो और अच्छा कहती हो, लेकिन आम जनता में तो उनका तरीका बिल्कुल लोगों को नापसंद है, नापसंद है जी। कोई विकास के काम की बात बता दो, शहरों के नाम बदलने की लिस्ट ले लो, वो मिलेगी। मकान गिराने वालों की लिस्ट ले लो, वो मिलेगी। अपनी स्वजातीय दबंग लोगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा और दूसरों पे झूठे मुकदमे लगाए जाएंगे, ये ले लो। अपने लोगों के खिलाफ जो मुकदमे हैं, चार्जशीटें लगी हैं, उसका ट्रायल अदालत में नहीं होने दिया जाएगा, इससे प्रसन्न हो लो। पक्षपात, आम आदमी सड़क पर अपमानित हो रहा है। आम आदमी मान रहा है कि इतना भ्रष्टाचार आज तक कभी भी सरकार में, किसी सरकार में नहीं था। लूट है, बेईमानी की हद पार हो गई है, और बेईमानी पहले भी थी, लेकिन जहां 100 रुपए में बेईमान संतुष्ट हो जाता था, आज 1000 रुपया भी लेकर असंतुष्ट है। तो इसलिए पब्लिक त्रस्त है, और पब्लिक त्रस्त है कि नहीं, अंदाजा 2024 में 5 साल में 4.5 साल तक काफी आप लोग जांचते हो, सरकार को कामकाज के लिए 100 में 100 नंबर देते हो, लेकिन आखिर का 6 महीने का कार्यकाल काफी जांचना है इस इम्तिहान की जनता को, और जब जनता काफी जांचेगी तब आपको पता चलेगा। जनता बहुत दुखी है, एकदम गरीब आदमी। मैं एक गांव में गया, उसने कहा कि बाबू भगवान का ईसन लीला बा कि ना उनके औलाद बा न इनके औलाद बा, तई औलाद का दर्द ही लोग का जनिया, हमन का बच्चन का मुंह करने वाला ये छुट्टा मवेशी खात हुआ। सो आपको ये समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा? आप कहिए कि नहीं बड़ा अच्छा काम हो रहा, करिए अच्छा काम, कुछ विकास दिखाइए। शहरों का नाम बदल देना ये विकास नहीं हो सकता। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद।